हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होगे। तो बेटे हम लोग मई 24 के लिए अभी डायरेक्ट टैक्स की रिवीजन कर रहे हैं अमेंडमेंट के साथ में। तो आज आपका एक फ्रेश चैप्टर मैं लेकर आया हूं और चैप्टर का नाम है बेटे मेरे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सैलरी हमने अभी अभी रिसेंटली किया है, 2 वीडियोस मैंने सैलरी की डाली थी और आज हम पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर हाउस प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। सबसे पहली बात, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बेटे अमेंडमेंट नहीं है। कुछ एडिशनल प्रोविजंस अच्छे तरीके से मुझे और बताने हैं जहां पर कुछ बच्चों को जो है, ज्यादातर बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो आज कुछ इस तरीके से ये वाला चैप्टर करेंगे कि दोबारा से प्रोविजंस को देखने की आवश्यकता ना पड़े, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाए। अच्छा चैप्टर है बेटे। जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करते हैं 14 मार्क्स वाला, तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम करते क्या है कि जितने भी हेड ऑफ इनकम है, 5 हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, अदर सोर्सेज, और 5 के 5 हेड के हमारे एक एक चार्जिंग सेक्शन होते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का एक चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन नंबर 22। मैंने आपको नॉर्मल रेगुलर क्लास में सबसे पहले ये बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपके ऊपर तब टैक्सेबल होती है जब आप कुछ कंडीशन को फुलफिल कर देते हो। वो कंडीशन क्या है बेटे? सबसे पहली कंडीशन, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है? हाउस प्रॉपर्टी में लैंड एंड बिल्डिंग अटैच्ड होनी चाहिए। और तीसरी बात, उस हाउस प्रॉपर्टी को असेसी अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज ना करता, क्योंकि अगर एसएससी अपने बिजनेस और प्रोफेशन में उसको यूज करेगा तो वो वाली प्रॉपर्टी पीजीबीपी के अंदर आ जाएगी, ना कि यहां पर आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इसकी कंडीशंस को देखा। ये कंडीशंस को देखते ही अब हमारी हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन स्टार्ट होती है। ओके बेटे, तो सबसे पहले यहां पर ये नोट्स है बेटे, मेरे क्लास नोट्स है। तो मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कुछ सिचुएशंस में डिवाइड किया। 5 अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा और 5 सिचुएशन के अलावा 3 या 4 अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स बताऊंगा। आपका हाउस प्रॉपर्टी 100% पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपके हाउस प्रॉपर्टी में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलती कैसे है। कोई भी सिचुएशन आप यूज करोगे तो पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आपका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या है बेटे मेरे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब भी आप कभी निकालेंगे तो सबसे पहले आपको लेनी है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लेना बेटे मेरे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की। अब वो कैसे निकलती है बेटे मेरे ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फॉर्मूला होता है बेटे एक्सपेक्टेड रेंट। देखो बेटे यहां पर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज मोर अमाउंट आएगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएवी होगा। अब सर आप ये बताएं कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है। तो बेटे एक्सपेक्टेड रेंट का बहुत सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। जब भी आप एक्सपेक्टेड रेंट निकाल रहे हैं और क्वेश्चन आपके सामने हो तो आपको ये चेक करना है फेयर रेंटल वैल्यू का अमाउंट और साथ में म्युनिसिपल वैल्यू। क्लियर है? क्या पर है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाइयर। ऑल वेल। तो फॉर एग्जांपल आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है 2,40,000। मान लो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू है बेटे 2,40,000 और फेयर रेंटल वैल्यू है 2,60,000। क्लियर है? तो दोनों में हाइयर क्या हो गया? 2,60,000। लेकिन अभी रुकना नहीं है, अब आपको चेक करना है कि स्टैंडर्ड रेंट जो है वो क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट दे रखा होगा। याद रखना, आपकी ये जो हायर वैल्यू आई है 2,60,000, ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो सिचुएशन बताता हूं। मान लो स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन के अंदर 2,70,000 होता, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा यही माना जाता। क्लियर है? फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हाइयर, 2,60,000 है। चेक करेंगे स्टैंडर्ड रेंट को
स्टैंडर्ड रेंट मेरा 2,70,000 रुपए है, तो ये वाली वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं है। क्लियर है? लेकिन मान लो अगर स्टैंडर्ड रेंट 2,50,000 होता, तो इस सिचुएशन के अंदर अब 2,60 आपका एक्सपेक्टेड रेंट नहीं होता, अब आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता 2,50,000। ऑल वेल बेटे, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि सबसे पहले जब भी आप जीएवी निकालेंगे तो जीएवी निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर। और ये तब है बेटे जब वैकेंसी नहीं होती। वैकेंसी मतलब घर आपका पूरे के पूरे साल किराए पर चढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका निकलेगा फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। जो भी अमाउंट आया हायर वाला, वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड रेंट होगा, आप वहां पर चेक कर सकते हो। अगर वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हुआ तो स्टैंडर्ड रेंट वाला अमाउंट आपका एक्सपेक्टेड रेंट माना जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रेंट से कम हुआ तो कम वाला अमाउंट आपका स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होता है, एक्चुअल रेंट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटे, उस घर का एनुअल रेंट क्या होगा। जो भी एनुअल रेंट हो, मान लो 20,000 रुपए महीना हमारे घर का किराया, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 12, 2,40,000 हो जाएगा। उसमें से हम माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट। कौन सा रेंट, अनरियलाइज रेंट। मान लो किसी किराएदार ने आपके 2 महीने के पैसे नहीं दिए, 1 महीने के पैसे नहीं दिए, वो पैसे मिल भी नहीं गए, तो वो पैसा आप माइनस कर दो, मान लो 20,000 में। क्लियर है? तो ये आपका अमाउंट होगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का, 2,20,000। क्लियर है? अगर क्वेश्चन के अंदर वैकेंसी होती है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 1.5 महीने की वैकेंसी है, 2 महीने की वैकेंसी है, तो मेरे बच्चे उस वैकेंसी को आप यहां भी माइनस करोगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से और एक्सपेक्टेड रेंट से भी माइनस करोगे। क्लियर है? मान लो 1 महीने की वैकेंसी होती, यानी कि 20,000 रुपए किराया, और पिछले वाले जो टॉपिक में एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, 2,60,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है? और यहां पर क्या आया, 2,20,000 माइनस 1 महीने की वैकेंसी 20,000, तो आ गया टोटल 2 लाख रुपए। क्या आया, 2 लाख। मैं पूरा करके बताता हूं, यहां साइड में देखना बेटे ध्यान से। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या आया था, जो एग्जांपल में मैंने बताया था, 2,60,000। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल रेंट मैं मान के चल रहा हूं 20,000 रुपए महीना है, तो 2,40,000 हो गए, माइनस अनरियलाइज रेंट मैं मान के चल रहा हूं 20,000 है। ये कर दिया हमने। और मान लो 1 महीने की वैकेंसी है 20,000। क्लियर है? तो आपका टोटल अमाउंट आ गया 2 लाख। क्लियर है? तो बेटे ये 20,000 को आप यहां भी माइनस करोगे एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका असल में आएगा जब वैकेंसी होगी तो 2,40,000 और 2 लाख विच एवर इज हायर, तो जीएवी आपकी आएगी क्या, 2,40,000। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। रेगुलर क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हुए हैं, और अगर आप दोबारा से वो क्वेश्चन करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने सबसे पहले बताया कि भाई जीएवी कैसे निकलता है। अब दोबारा से वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं क्या बता रहा था, भाई हमें निकालनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकलेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर दोगे। याद रखना, म्युनिसिपल टैक्स अगर नहीं दिया हो तो रेट ऑफ टैक्स दिया होगा और म्युनिसिपल वैल्यू दी होगी, म्युनिसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई रेट ऑफ टैक्स आ जाएगा। और दूसरी बात, ये म्युनिसिपल टैक्स असेसी ने पे किया हो, एक्चुअली में पे किया हो। कई असेसी क्या करते हैं, क्लेम कर लेते हैं बट म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं करते, तो उन लोगों के लिए असेसी ने पे किया हो। क्लियर है? तो जीएवी में से आपकी म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो आता है हमारा एनएवी, मतलब नेट एनुअल वैल्यू। अब क्या होता है, आपके एनएवी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है 24A पे 30% ऑफ एनएवी, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आपको दे रखा है, वो आप माइनस करेंगे, आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर तैयार है। ठीक है जी? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा बेटे, जीएवी। जीएवी कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, पर अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रेंट रिसीव कैसे निकलता है, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट,
अगर ड्यू टू वैकेंसी लॉस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट से भी माइनस करेंगे, ये भी निकल जाएगा। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, याद रखना एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होगा, एनएवी आ जाएगा, एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो भी बंदे ने इंटरेस्ट पे किया वो माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी निकल जाएगी। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहां पर मैंने ऊपर वाला पोर्शन आपको बताया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैं आपको बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकलता है, तो बेटे ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल निकालने के लिए कहीं साइड में चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बेटे निकलता है, असेसी ने जिस दिन लोन लिया है। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दो होते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? प्री कंस्ट्रक्शन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इमीडिएटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार में देखना। असेसी ने जिस दिन से लोन लिया, डेट ऑफ लोन, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को लोन लिया था। क्लियर है? डेट ऑफ लोन के बाद 2, मतलब इस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी इंटरेस्ट की। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, क्लियर है, उसका प्रेसीडिंग 31 ऑफ मार्च, मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 अगस्त को 2023, तो प्रेसीडिंग 31 ऑफ मार्च, 31 मार्च, इस बीच का आपको क्या निकलेगा, आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकलेगा। और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, हो सकता है आपने लोन की रीपेमेंट कर दी हो, तो अगर रीपेमेंट पहले हो गई कंस्ट्रक्शन से पहले, तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन की डेट लेंगे, डेट ऑफ लोन से रीपेमेंट के बीच का इंटरेस्ट, और रीपेमेंट नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन जब भी कंप्लीट हुआ उसका प्रेसीडिंग 31 ऑफ मार्च फ्रॉम द डेट ऑफ लोन आपका प्री कंस्ट्रक्शन निकल जाएगा। क्लियर है? पोस्ट कंस्ट्रक्शन कब निकलता है, मान लो पेमेंट ही नहीं हुई, तो प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन निकाल रहे होगे, उस प्रीवियस ईयर में जितना वो इंटरेस्ट पे करता है। क्लियर है? प्री कंस्ट्रक्शन में एक बात और है कि भाई इनकम टैक्स ये कहता है कि हम इतना सारा अमाउंट एक साथ आपको डिडक्शन नहीं देंगे, हम देंगे 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है? तो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको ये डिडक्शन मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को मैं नोट्स के अंदर से एक बार दिखाता हूं। आइए बेटे, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में बेटे क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जब भी आप निकालेंगे, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग ऑफ द लोन टिल द प्रेसीडिंग 31st मार्च ऑफ द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज ऑफ कंप्लीटेड, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। ऑल वेल बेटे, दोबारा से रिपीट करता हूं। मान लो लोन की डेट थी 1 मई 2020, 5 लाख रुपए का लोन, 10% इंटरेस्ट पे। हाउस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर 2023, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्री वाला। 1 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकलेगा। मान लो 10% का रेट था, तो 5 लाख का 10%, महीने और साल आप देख लोगे, जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप इसको क्या दे दोगे, डिडक्शन दे दोगे। क्लियर है बेटे? और पोस्ट क्या होता है, इफ एनी अमाउंट ऑफ लोन इज यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी अमाउंट ऑफ लोन यूज हो रहा है तो इंटरेस्ट आपको पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट उस पर लगेगा। क्लियर है? अब मान लो 5 लाख का लोन था, 3 लाख की रीपेमेंट कर दी, 2 लाख बचे हैं प्रीवियस ईयर 23-24 में। ठीक है, 2 लाख रुपए बचे, तो 10% से 20,000 रुपए पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ऑल वेल, तो यहां तक हमने पूरा किया। तो ये हो गया बेटे हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो मैंने क्या करा है, मैंने आपका पूरा का पूरा ये जो फॉर्मेट है इसको समझा दिया पूरा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये निकलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक सिचुएशन तब होती है जब घर पूरा लेट आउट हो रखा हो, यानी कि एक एसएससी ने अपने घर को लेट आउट किया है, वो सिचुएशन ये सिचुएशन नंबर 1,
व्हेन हाउस इज लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अभी जो हमने पढ़ा वो घर लेट आउट हो गया है, तो लेट आउट घर पे हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी आएगा 30% करेंगे 24 से, और 24 भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैसे निकलता है, प्री और पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। प्री कंस्ट्रक्शन में क्या है, डेट ऑफ लोन जिस दिन से बोरोविंग करी है टिल प्रीसीडिंग 31 ऑफ मार्च जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। पोस्ट कब निकलता है, जिस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर में अगर कुछ लोन की पेमेंट बाकी है, या तो पूरी बाकी है या आधी बाकी है, तो जितने भी बाकी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर देना, पोस्ट आ जाएगा। अब बेटे सिचुएशन नंबर 2 बड़ी आसान सिचुएशन, जब हाउस जो होता है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है फॉर रेजिडेंस ड्यूरिंग होल ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, वो घर में रहते हैं, किराए पे घर नहीं देते, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो जब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है मेरे बच्चे, तो उसकी जीएवी हमेशा नील होती है, म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं होता है, एनएवी भी हमेशा नील होती है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटे नील होता है। बस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर एसएससी एक ही चीज क्लेम कर सकता है, और वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी मैक्सिमम 30,000 रुपए या मैक्सिमम 2 लाख रुपए, मैक्सिमम 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ऑल वेल, अब आप लोगों को ये सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ लेना, जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है वो भी समझ लेना, जो मुझे सुन रहे हैं पहली बार वो भी सुन लेना। यहां पर आप एक बार को अटक सकते हो, जो बोल रहा हूं क्लियरली समझना। अगर मेरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मेरे को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली, एनएवी नील आएगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की नहीं मिलेगी। मुझे बस इनकम टैक्स वाला एज एसएससी मुझे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड करेगा, जो कि मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख होगा। तो पक्का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से हमेशा आता है क्या, लॉस आता है। क्लियर है, क्या आता है, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कितना, 30,000 आएगा या 2 लाख रुपए आएगा। अब 30,000 या 2 लाख रुपए में डिफरेंस क्या है, तो वो समझ लो बेटे। अगर किसी असेसी ने लोन जो लिया हो, मैं 2 लाख रुपए की कंडीशन बता रहा हूं, अगर किसी असेसी ने लोन लिया हो और वो लोन लिया हो 1 अप्रैल 1999 के बाद, जरा ध्यान से सुनना, फॉर डिडक्शन ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए का अगर डिडक्शन लेना है तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि लोन आपने लिया हो 1 अप्रैल 1999 के बाद, और आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो 5 साल के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जिस साल लोन लिया, जिस भी प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया है उसके उस प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके अगले 5 साल में आपके घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो। क्लियर है। और तीसरी बात, एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडर ऑफ द लोन, और जो भी लैंडर ऑफ लोन है उससे एक सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स में डिपॉजिट करना है कि भाई हम लोन की रिपेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। एक बात और, ये पूरी की पूरी कंडीशन में जो आपने लोन लिया हो, रिपीट कर रहा हूं इसी चीज के लिए मैं आपको बार बार कह रहा था, ध्यान से सुनना। ये लोन लिया हो या तो प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर रिपेयर के लिए, अगर दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया होगा, तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अलाउड होता है 30,000 रुपए का। 2 लाख का अलाउड कब होगा, दोबारा से सुनना, जब एसएससी ने लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंप्लीट होना चाहिए विद इन 5 ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर खत्म होने के अगले 5 साल में, और सर्टिफिकेट लैंडर से चाहिए। आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिल जाएगा डिडक्शन, मैक्सिमम वो भी। लेकिन अगर आपने अपने घर पे लोन, देखो यहां लिखा हुआ है मैंने, कंडीशन फॉर 30,000 कैपिटल बोरो किया है 1 अप्रैल 99 से पहले, या तो 99 के बाद लिया है तो रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया। नई प्रॉपर्टी ले रहे हो, पहली बार कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो 2 लाख रुपए का मिल जाएगा, बशर्ते आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया और हाउस का कंस्ट्रक्शन 5 साल में हो गया, तो 2 लाख। 30,000 के लिए 1 अप्रैल 99 से पहले लिया हो तो 30 की मिलेगी।
1 अप्रैल 99 के बाद लिया है रिपेयर के लिए तो भी 30 की मिलेगी। अब क्लियर है? उम्मीद है मैं आपको ये बात टॉपिक समझा पाया। क्लियर है बेटे? तो ये हमारी कितनी सिचुएशन होगी? 2 सिचुएशन। एक जिसमें हाउस लेट आउट होता है, लेट आउट वाले में सब कुछ मिलता है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, एनएवी आएगा, एनएवी का 30% डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री और पोस्ट हम दोनों निकाल लेंगे, और जीएवी हम निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है आपका फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, लेकिन वो अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रेंट रिसीव निकलता है एनुअल रेंट, उसमें से एनुअलाइज रेंट माइनस कर देंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी है तो यहाँ भी माइनस होगा, एक्सपेक्टेड रेंट से भी माइनस होगा। क्लियर है? सिचुएशन 2 कह रहा है कि आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है पूरे साल तक, पूरे साल आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में रहते हो, तो जीएवी आपका नील आएगा, एनएवी भी नील आएगा, 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा? तो 30,000 रुपए का मिलेगा और 2 लाख रुपए का मिलेगा। तो सर 2 लाख की कंडीशन क्या है? आपने लोन 1 अप्रैल 99 के बाद लिया हो और घर के क्या क्या या तो एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और लेंडर से सर्टिफिकेट 2 लाख का ले लो मैक्सिमम डिडक्शन, वरना 30,000 का डिडक्शन मिलेगा आपको। 30 का कब मिलेगा? लोन या तो 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया हो, और अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया हो तो रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लिया हो। क्लियर है? तो ये 2 सिचुएशन होगी मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। सिचुएशन नंबर 3 बहुत सिंपल। When house is partly let out and partly self-occupied for residence during the previous year, क्या हुआ कि घर का एक हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मान लो कि 50% हिस्से पे हम रहते हैं, 50% हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है? तो बहुत सिंपल, जिस पे हम रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, 50% हिस्सा लेट आउट है, 50% लेट आउट है और 50% आपका क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये वाला हिस्सा लेट आउट और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो एक काम करो, लेट आउट पोर्शन पे सिचुएशन 1 लगा दो, पूरा सॉल्व कर दो, वही जीएवी वाला, और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन पे सिचुएशन 2 लगा दो, जहां पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे डिडक्शन 30,000 और 2 लाख रुपए की मिलेगी। क्लियर है? तो ये आपका सिचुएशन नंबर 3 हो गया। सिचुएशन 4 बेटा कहता है व्हेन द हाउस इज लेट आउट फॉर सम पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड। मान लो कि किसी ने अपने घर को 8 महीने के लिए रेंट पे दिया हुआ है और 4 महीने उस घर में वो खुद रहता है। क्लियर है? तो कई लोगों के घर होते हैं मुंबई, गोवा, दिल्ली में, वो लोग 8 महीने बाहर रहते हैं और 4-3 महीने के लिए वापस आ जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं अपने घर में। तो 8-9 महीने लेट आउट है, 3-4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्लियर है? ऊपर वाली सिचुएशन में आधे में या 60% या 40% में रह रहा है और बाकी का पोर्शन लेट आउट है। यहां पर 3-4 महीने पूरा रह रहा है और नहीं रह रहा तो पूरे टाइम लेट आउट है। ऑल वेल। तो क्या होगा यहां पर? आपका रूल क्या है? आप अप्लाई करोगे सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन 1 कौन सी है? वही वाली जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है। ठीक है, पहली बात, बस आप जब एक्चुअल रेंट निकालोगे, एक्चुअल रेंट कब निकालते हैं? जब एक्चुअल रेंट रिसीव आप निकालोगे तो वहां पर एक्चुअल रेंट पर मंथ इंटू लेट आउट मंथ आप लोगे। ठीक है, एक्चुअल रेंट पर मंथ इंटू लेट आउट मंथ आप लोगे। 1 मिनट बेटे। तो हम कौन सा कर रहे हैं? When the house is let out for some period during the previous year and self-occupied for residence during the remaining period of previous year। ठीक है बेटे? तो रूल क्या है? एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई लेट आउट मंथ। क्लियर है? मान लो कि लेट आउट मात्र 8 महीने के लिए हुआ है, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको क्या करना है? बस 20,000 इंटू 8 कर देना, 1,60,000, और अप्लाई कर दो रूल नंबर 1। क्लियर है? यहां सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला अप्लाई नहीं होगा, यहां पर एक्चुअल रेंट निकालते वक्त बस आप लेट आउट मंथ से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? अब बात करते हैं हम सिचुएशन नंबर 5 की। बेटे ये सिचुएशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और इस सिचुएशन में कई बच्चों को गलतफहमी रहती है। आज सारी गलतफहमी दूर होने वाली है। तो ध्यान से सुनना, यहां पर है व्हेन द असेसी ओन मोर देन वन हाउस फॉर सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर।
ठीक है, तो इसको एक काम करो, आप यहां से मत देखो, इसके लिए मैंने सिचुएशन 5 पूरा का पूरा फ्रेश आपके लिए बनाया। ये आपके सामने पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, और जो नए लोग हैं, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो मुझसे पीडीएफ ले सकते हो, मैं ऐप पे भी डाल दूंगा, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। फिर भी नहीं मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो सिचुएशन 5 क्या है, असेसी ओन्स, यहां ध्यान से देखना, 2 और मोर हाउसेस एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऊपर जो लिखा था वो भी सेम ही है, लेकिन ये थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैंने किया है, ध्यान से सुनना। एक असेसी पे 2 या 2 से ज्यादा हाउसेस है और सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मान लो मेरे पास 3 घर है, 3 के 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है वाह भाई वाह, तुम्हारी तो अलग ही अमीरी है। तो इनकम टैक्स वाले ने यहां पर कुछ बात बोली है। देखो, अगर किसी एसएससी पे 2 या उससे ज्यादा घर है और सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसएससी कहता है मैक्सिमम 2 घर आपके लिए अलाउड है। कितने घर? मैक्सिमम 2 घर अलाउड है कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लो, और बाकी बचे हुए सारे घर को हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। बेशक आप उसमें रह रहे हो, हम मान लेंगे आपने वो किराए पे दिया, और उस घर पे हम सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंगली टैक्स आपसे चार्ज करने वाले हैं। क्लियर है? कह रहा है असेसी अगर 2 या उससे ज्यादा घर अपने पास रखता है और सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो टॉपिक यहां पर आएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। क्लियर है? आंसर क्या है? कह रहा है 2 हाउस एट द ऑप्शन ऑफ असेसी। 3 घर में से, मान लो 3 घर है, 3 में से कोई भी 2 घर असेसी के पास ऑप्शन है कि वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले। असेसी को बोल रखा है आप 3 घर में से 2 घर अपने आप चुन लो कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और एनुअल वैल्यू ऑफ अदर हाउस, मतलब जो तीसरा घर है उसकी जो भी एनुअल वैल्यू होगी वो हम मान लेंगे डीम्ड टू बी लेट आउट। क्लियर है? आप लोग एक आंसर दो। अब डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे तो मैंने आपको क्या बोला, सिचुएशन 1 लगाएंगे। अब सिचुएशन 1 लगाएंगे तो जीएवी निकालोगे, तो जीएवी निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव विचएवर इज हायर होता है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड रेंट को ही आप जीएवी मान लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ घर जो है वो डीम्ड टू बी लेट आउट है, एक्चुअल रेंट कुछ रिसीव हुआ ही नहीं है। घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, वो तो इनकम टैक्स ने माना है कि ये घर लेट आउट है, तो इसीलिए याद रखना डीम्ड टू बी लेट आउट के कंसेप्ट में एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी होता है। समझ में आ गया? अब इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूं, एक बात और जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आएगी, आंसर के अंदर, वो आप समझ जाओगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एसएससी पे 2 या उससे ज्यादा घर है तो 2 घर तक एसएससी के पास ऑप्शन है, कोई भी 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो और तीसरे घर को हम डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, और सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। मिस्टर रोहन ए रेजिडेंट इंडिविजुअल ओन्स 3 हाउसेज इन चेन्नई। घर कहां पर है? चेन्नई में 3। 2 houses are self-occupied by him and the third house is vacant during the year. तीसरा घर क्या है? वेकेंट। यहां पर एक बात और बतानी है जो कि आगे मैंने लिखी हुई है, बट यहां बता देता हूं। देखो, अगर किसी एसएससी के पास 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और तीसरा घर भी है, वो भी वो कह रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बस खाली है, तो इनकम टैक्स वाला क्या कहता है, भाई 2 घर पे हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरे वाले पे टैक्स लेंगे। लेकिन इनकम टैक्स ने एक क्लैरिफिकेशन और दी है, अगर तीसरा वाला घर खाली है इस वजह से क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड में है, कि कहीं बाहर जाकर आपको रहना पड़ रहा है और बाहर आप किसी और के घर पे रह रहे हो या कहीं रेंट पे लेके रह रहे हो या बाहर किसी और तरीके से रह रहे हो, मतलब आपकी मजबूरी है, इसीलिए वो तीसरा घर खाली है, तब वो डीम टू बी लेट आउट नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो वो डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। अब पढ़ना है इसको, मैं दोबारा से कर रहा हूं। Mr. Rohan, a resident individual, owns 3 houses in Chennai. 2 houses are self-occupied by him and the third house is vacant during the year. You are required to highlight the steps involved to compute income from house property for Mr. Rohan under deemed to be let out concept. तो मेरे दिमाग में क्या आया, 3 घर है तो 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए और तीसरा खाली है। दिमाग में आ गया नहीं भाई, तीसरे वाले को डीम टू बी लेट आउट मान लेगा इनकम टैक्स वाला। क्लियर है? तो देखो आंसर मैंने लिखा हुआ है, 2 हाउस को हम क्या मानेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे।
क्लियर है। अब सेकंड वाला ध्यान से देखना, द एनुअल वैल्यू ऑफ वेकेंट प्रॉपर्टी वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज नील इफ property was not occupied by owner by reason of his employment, business or profession at different place, and he reside at such other place in a building not belonging to him। अगर मेरा घर खाली है इस वजह से क्योंकि मेरा बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट दूर है और मैं किसी और जगह पर रह रहा हूं, तो डीम टू बी लेट आउट नहीं मानेंगे। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन है? नहीं है ना। इसीलिए तीसरा पॉइंट, मिस्टर रोहन डज नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन मेंशन अबव, वेकेंट प्रॉपर्टी वुड बी ट्रीटेड एज डीम टू बी लेट आउट। तो याद रखना, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी पर एक्सपेक्टेड रेंट विल बी जीएवी, बाकी सब सिचुएशन की तरह ही होगा। ओके बच्चों, ठीक है जी, समझ गए आप। तो ये हमारा सिचुएशन नंबर 5 भी हो गई। ऊपर के सारे पॉइंट मैं करवा चुका हूं। अब नीचे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। बेटे मान लो कि कोई हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड है फॉरेन कंट्री के अंदर। मान लो मेरी कोई हाउस प्रॉपर्टी सिंगापुर के अंदर, तो इंडिया में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्ज तब लगेगा या तो मैं रेजिडेंट हूं इंडिया का, मैं दीपक पाठक भारत का रेजिडेंट हूं। रेजिडेंट कैसे चेक करते हैं ये आप लोग जानते हो, एक वीडियो उसकी भी आने वाली है आपके पास। और मान लो मैं नॉन रेजिडेंट हूं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, लेकिन मैंने वो प्रॉपर्टी पे इनकम जो है ना वो इंडिया में रिसीव करी है। तो याद करो सेक्शन नंबर 9 रेजिडेंशियल स्टेटस का इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेक जो है वो इनकम मान के टैक्स चार्ज कर लेंगे। ऑल वेल। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अगर फॉरेन कंट्री में है तो इंडिया में टैक्सेबल तब होगी जब ओनर या तो रेजिडेंट हो। मान लो ओनर नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तब भी टैक्सेबल करेंगे अगर वो इनकम रिसीव्ड इंडिया में हुई हो। याद रखना, वो जो हाउस प्रॉपर्टी बाहर होगी तो वहां म्युनिसिपल टैक्स भी दिया होगा, तो म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने जो पे किया होगा वो तभी अलाउड होगा जब उस बंदे ने एक्चुअली पे किया प्रीवियस ईयर में। क्लियर है? बिल्कुल इंडिया वाले इनकम टैक्स के कंसेप्ट की तरह इंडिया में भी म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगी, तो फॉरेन पे भी मिलेगी अगर आपने वो एक्चुअली में पे किया हो तो। ठीक है बेटे। अगला टॉपिक है अनरियलाइज्ड रेंट। ये ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 बार आ गया। अनरियलाइज्ड रेंट बहुत सिंपल है, अगर किसी एसएससी को पुराना 4 साल 5 साल 6 साल पुराना कोई रेंट रिसीव हो गया है तो इनकम टैक्स वाला कहता है कि जितना भी रिसीव हुआ उसमें से 30% की आप डिडक्शन ले लेना, क्योंकि रिसीव करते वक्त आपके खर्चे हुए होंगे। ठीक है, और बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगला टॉपिक है बेटे मेरे को ओनरशिप। देखो सीक्वेंस से करा सेक्शन 25 26 आपका को ओनरशिप है। को ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के एक से ज्यादा मालिक। तो यहाँ तो हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा मालिक। देखो बेटे, किसी भी चीज के एक से ज्यादा मालिक वाले कंसेप्ट को हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इनकम टैक्स में एज पर्सन ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये सब अलग अलग पर्सन है और ये लोग अपनी कैपेसिटी में टैक्स पे करते हैं। जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी कैपेसिटी में टैक्स पे करूंगा, एओपी अपनी कैपेसिटी में टैक्स पे करता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के लिए एक्सेप्शन दे दिया गया है। मतलब अगर घर की ओनरशिप 2 लोगों के पास है या 2 से ज्यादा लोगों के पास तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ कंडीशन को फुलफिल करना होगा। क्या है वो कंडीशन? तो को ओनरशिप पे देखो लिखा है मैंने, एओपी पर एज ए पर्सन टैक्स लगता है। ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में आता है एओपी। बट सेक्शन नंबर 26 जो कि को ओनरशिप का है उसके एक्सेप्शंस की बात करता है। ठीक है, तो सेक्शन 26 को मैंने क्या बताया, देखो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के पास प्रॉपर्टी है और उनका शेयर डेफिनेट है, डेफिनेट मतलब फिक्स शेयर है, 60% मेरा, 20 तेरा, 20 तेरा, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। मैं 60% पे टैक्स दूंगा, वो 20 वो 20, समझ गए। लेकिन शेयर अगर डेफिनेट नहीं है तो हम तीनों को एक एओपी मान लेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिर वहां पर टैक्स देंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। समझ गए? चलो, शेयर डेफिनेट था तो टैक्स कैसे देना है, तो चेक करो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए वो घर है या लेट आउट है।
अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो सिचुएशन नंबर 1 और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सिचुएशन नंबर 2। ऑल वेल बेटे। और एक लास्ट टॉपिक है बेटे डीम्ड ओनरशिप का। तो डीम्ड ओनरशिप क्या कहता है कि हम मान लेंगे, बेशक आप ऑन पेपर प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, लेकिन हम मान लेंगे कि आप ही प्रॉपर्टी के मालिक हो। डीम्ड मतलब मान लेना। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी या माइनर चाइल्ड को कर दी बिना कंसिडरेशन के या इनएडिकेट कंसिडरेशन के। क्लियर है? तो होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट, आप किसी इम्पार्टिबल स्टेट के होल्डर हो, जैसे वो पुराने वो नहीं होते किले वगैरह जो दादा परदादा को मिले होते खेत वगैरह, तो अगर आप ऐसे किसी हवेली के मालिक हो, आपको पता लगा ये मेरे दादाजी की हवेली है, तो वो बेशक आप पे पेपर नहीं है, आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। या कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई है हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम में, या पोजीशन ऑन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे वो बिल्डर्स कहते हैं कि आप आधी पेमेंट अभी दे दो और कब्जा ले लो फ्लैट का। तो फ्लैट पे आप रहने लगोगे, मान लो आपने रेंट पे दे दिया, तो अभी आप मालिक तो बने नहीं क्योंकि पेपर तो आपके नाम हुए नहीं, लेकिन फिर भी आप डीम्ड ओनर माने जाओगे। या आपने कोई लीज पे 12 साल से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी ले रखी, 12 साल बहुत होते हैं, तो इनकम टैक्स वाला कहता है कि आपका डीम्ड ओनर है। ठीक है बेटे। तो मैंने पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश करी कि आपको हाउस प्रॉपर्टी करवा सकूं, और ये मिशन में 24 का सेकंड चैप्टर मैंने डायरेक्ट टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश करी है। अभी प्रोविजंस हुए हैं, क्वेश्चंस आपके पास है, आप क्वेश्चंस करते रहे। और एमसीक्यू आपको बहुत जल्दी मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा छोटी सी, जिसके अंदर एमसीक्यू थोड़े बहुत बता दूंगा, तो हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा पैक हो जाएगा। अब कुछ रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सबसे पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कि जितना ज्यादा ये शेयर होगा, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उतना ही कोशिश होगी कि मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता पाऊं। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटे, मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।